नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आप सभी का ख्याल आपका प्रोग्राम में। और आज ख्याल आपका प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में डॉक्टर DK गुप्ता, जो फ्लैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे और सबसे बड़ी चिंता का विषय है देश में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। और वहीं कुल मामलों की बात की जाए देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो 150 के पार ओमिक्रॉन के वेरिएंट हो गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस अभी भी 82,267 है, जो कि 572 दिनों में सबसे कम है। और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,563 नए मामले सामने आए। और इसके अलावा 132 लोगों की महामारी से मौत भी हुई है। और इसके अलावा राहत वाली बात यह है कि करीब 8,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपना पैर पसार रहा है और लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं हम बात करें कि करीब 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। और इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का चिंताजनक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश को अब किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट की मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर DK गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार जी डॉक्टर DK गुप्ता, लगातार देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना पैर पसार रहा है। और अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की बात करें तो करीब 150 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ये नंबर 150 से कहीं ज्यादा होगा। मेरी प्रतिक्रिया यही है, क्योंकि अभी जो हम जांच कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा जांचें नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आइसबर्ग है। एक पॉजिटिव केस के पीछे कई सारे पॉजिटिव केस होते हैं, या तो एसिम्टोमेटिक होते हैं या जो लोग अपना टेस्ट नहीं कराते, इसकी जांच के अंदर नहीं आ पाते। इसलिए ये समय बहुत ही संयम का, बहुत समझदारी का समय है। इस समय हमें पब्लिक को, जनता को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगा के जाएं और बार बार नाक मुंह को ना छुएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इसको कंट्रोल या डिले कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, कृपया करके वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सेकेंड डोज लगाते हैं, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन का जो अपना प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का कोर्स है उसको पूरा जरूर करें। ये 2 बातें ध्यान रखेंगे तो शायद हम लोग तीसरी वेव की बात कर सकते हैं, उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। जी डॉक्टर DK गुप्ता जी, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश को अब किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल, तो जैसा लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जी समय नवंबर दिसंबर के समय में बहुत सारे केसेस आ रहे थे। हम लोग बिल्कुल कान पे अपने सन्नाटा रख के बैठे हुए थे। हम लोग बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे थे कि यहाँ कहीं कुछ हो रहा था। हमें लग रहा था कि हमारा यहाँ सन्ना खत्म हो गया, बस ऐसा नहीं था। डेल्टा वेरिएंट आया जनवरी में, और उसने फरवरी मार्च अप्रैल में तो त्राहिमाम महीने मचा दिया। उसके बाद इतनी दिक्कतें हुई, हम सबको पता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, ICU बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, और लगभग 80 to 90% केसेस में डेटा फैल गया और उसका पूरी दुनिया में जाके त्राहिमाम मचा है। अभी करंट सिचुएशन सेम ऐसी चल रही है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लगभग 90,000 से लेके 1 लाख केस आ रहे हैं रोज, और 25,000 के आसपास, 30,000 उसमें ओमिक्रॉन की केसेस आ रहे हैं। हमारा तो 150 ही है, और उससे पहले 10,000 तक। जो डबलिंग रेट है ओमिक्रॉन का WHO के हिसाब से, बाकी जो अभी डाटा है उसके हिसाब से, तो 3 दिन के अंदर है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर केसेस डबल हो रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि वहां पे लगभग 1 लाख केसेस आ रहे हैं, वहां की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से बहुत कम है इंग्लैंड की, तो हमारे यहाँ अगर ऐसी थर्ड वेव आई तो कम से कम 14-15 लाख केस आ सकते हैं, जैसा डॉक्टर पॉल ने बोला है। हो सकता है वो एसिम्टोमेटिक हो या लक्षण कम हो, बट अगर लक्षण कम भी हुए तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, 135 करोड़ है, उसका जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, मतलब लोग बहुत क्लोजली रहते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए शायद डॉक्टर गुलेरिया ने बोला है कि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, अगर केसेस फैलते हैं, भले ही इसका जो डेथ रेट कम है या इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, अगर हमारे 0.1 या 0.2% डेथ रेट होता है, 2 से 3% भी होता है, तब भी बेड कम हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है। इसलिए कृपया करके सरकार को और जनता को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने में पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन लगवाना चाहिए, और बूस्टर डोज खास करके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं
और जो कोविड जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, जिनको हाइपरटेंशन है, जी डायबिटीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, डायलिसिस के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, रेनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, इन सबको बूस्टर डोज तुरंत लगानी चाहिए। तीसरी बात जरूरी, जो हमारे बच्चे हैं, लगभग 40% ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं है, जो लोग हाई रिस्क में है, जो अनइम्यूनाइज्ड है। हमने देखा सेकेंड डोज में डेल्टा के बाद बहुत सारे बच्चों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन की दर बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों सब में बराबर है। हम ये देख रहे थे कि शायद फैकल्टी बच्चों में कम है, लेकिन डेल्टा के बाद ये भी देखा गया बहुत सारे बच्चे जिनको कोविड हुआ था उनको 6 से 8 हफ्ते के बाद कोविड सिंड्रोम्स हुए, जिसमें मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर से बहुत सारे बच्चों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, बहुत सारे बच्चे सिक हुए, उन बच्चों की डेथ भी हुई होगी, वो डाटा हमारे पास अभी नहीं है। तो इसलिए कृपया करके सरकार को चाहिए जल्द से जल्द, जो 2 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, जिसमें कोवैक्सीन 2 से लेकर 18 साल तक के लिए अप्रूव हो चुकी है, और जो जाइडस कॉप दी है वो 12 से ले 18 साल के लिए अप्रूव हो चुकी है। और खास करके जो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको बताया हार्ट में छेद है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, एचआईवी है, कैंसर है, डायबिटीज में है, या बच्चे अस्थमा के हैं, ब्रोंकाइटिस के हैं, जो या बच्चे जो मोटापे के शिकार है, इन बच्चों को तो जरूरी वैक्सीन पहले से लगानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता जी, बच्चों की वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है और जो दोनों डोज लगा चुके हैं उनमें भी ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। नहीं जी सुनिए मेरा, ट्रायल नहीं चल रहा है, ट्रायल हो चुका है, 2 वैक्सीन अप्रूवल मिल चुका है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, सीआईए और सीडीएसओ ने गाइडेंस फॉर दी और कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। ट्रायल चल रहा है, बता रहेगा जी। तो ऐसे में बच्चों पर वैक्सीन कब से लगाई जाएगी, इसकी कोई अपडेट दीजिएगा। अपडेट तो सरकार तो इस करेगी, जब हम लोग बात कर रहे थे कि अक्टूबर नवंबर के वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। सरकार की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन के, उनके बीच में कुछ सामने से नहीं बैठा हुआ है। अब शायद मुझे लगता है सरकार भी बड़ा सतर्क हुई होगी, और मुझे लगता है इसी महीने वैक्सीन लॉन्च हो जानी चाहिए, रोल आउट हो जानी चाहिए। जी डॉक्टर गुप्ता जी, लगातार देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट पैर पसार रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टरों की भी हड़ताल सुनने में आ रही है कि डॉक्टर भी हड़ताल पर है और उनकी भी जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो याचिका है वो विचाराधीन पर है, और ऐसे में 6 जनवरी को सुनवाई होगी। तो ऐसे में मरीज अपने आप को कैसे बचाव करे अपना? देखिए, डॉक्टर की हड़ताल का उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर की हड़ताल का मुद्दा अलग है, उसमें जो नीट की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए जिसमें डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे, इसलिए डॉक्टर्स पर लोड ज्यादा है। तो वो डॉक्टर्स यही अपनी मांग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी नीट का जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया शुरू करी जाए और नए डॉक्टर ज्वाइन करेंगे। उससे ना ही डॉक्टर को फायदा है, बल्कि मरीजों को भी फायदा होगा। बहुत सारे मरीज ऐसा है जो डॉक्टर करने की वजह से इलाज इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो मरीज और डॉक्टर दोनों का फायदा है। नंबर 2, अपना मरीज कैसे बचाव करें, बिल्कुल सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बचाव हम 2 ही तरीके कर सकते हैं। पहला तरीका है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। सेकेंड डोज सबको लगवानी है, सबको लगवानी है, जिसको नहीं लगी है। हमारे यहाँ लगभग 86%, 7% को फर्स्ट डोज लग चुकी है और लगभग 55% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। तो ऐसे 45% लोग रह चुके हैं जिसको सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज नहीं लगी। कृपया करके इन लोगों को वैक्सीन तुरंत लगवानी चाहिए, बिकॉज वैक्सीन के अलावा और कोई बचाव हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, सोशल वैक्सीन, मतलब अभी जब भी बाहर निकल रहे हैं मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, नाक मुंह को नहीं छूना है, आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। सरकार को चाहिए जितनी भी गैदरिंग हो रही है, रैलियां हो रही है, धर्मगुरु के आयोजन हो रहे हैं, धर्मायोजन हो रहे हैं, इन सब पब्लिक गैदरिंग को जहाँ की जरूरत नहीं है, जिससे इकोनॉमी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, को लिमिटेशन में करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, या उसको समय रहे बंद कर देना चाहिए, तो ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो कहीं रुक जाए और जल्दी से तेजी से वायरस ना फैले। ये हम सबको पता है, वायरस लगभग 2 से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलना डेल्टा से। नंबर 1। नंबर 2, अगर बॉडी में जाता है तो अपने कोशिकाओं के अंदर 70 गुना ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट करना, मतलब इसका प्रजनन जो है, ग्रोथ है, तो 70 गुना ज्यादा तेजी से। तीसरी बात, एक अच्छी बात जो है कि जो लंग्स के अंदर इसका 10 टाइम्स कम है इंफेक्शन रेट, या 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कम है, तो इसलिए अभी तक बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक लोग नहीं हो रहे, सीरियस लोग नहीं हो रहे और डेथ कम हो रही है अभी भी। लेकिन ब्रिटेन में लगभग 60 लोगों की डेथ हुई परसों, जिनको हम मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन से ही हुई है। इसलिए हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को सोशल वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पे काम जरूर करना चाहिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, एक नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि हमें नई वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या हमें नई वैक्सीन की जरूरत है? ओमिक्रॉन वायरस है, उसमें हमने देखा है जो नया स्ट्रेन है, इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है, उसके अंदर म्यूटेशन है।
वो भी म्यूटेशन लगभग 30 से ज्यादा है। जी जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है म्यूटेशन है। और जितनी वैक्सीन बनी, जो हमारे देश में 90% वैक्सीन लगी वो कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई है, स्पुतनिक स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई है। दुनिया की और बहुत सारी साइनोवैक है और बहुत सारी वैक्सीन है, वो स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई है। तो जितने भी वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन से बनी है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन का संरचना चेंज हो गई है, उसका जो जीनोम है वो चेंज हो गया है, तो हो सकता है जो करंट वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कम हो जाए, मतलब उसकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो वैक्सीन कम एफिकेसी हो सकती है, मतलब उसकी पोटेंसी कम हो सकती है। और हो सकता है अगर बहुत बड़ा चेंज है तो इनइफेक्टिव हो जाए। तो नॉर्मली हमें ऐसे फ्लू के साथ भी करना पड़ता है। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आता है, हर साल नया स्ट्रेन आता है, उसकी नई वैक्सीन बनानी पड़ती है, उसको लगाना पड़ता है। ये भी हो सकता है कोरोना में भी कि अगर ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वैक्सीन इनइफेक्टिव है या नहीं एफिकेसियस है तो हमें वैक्सीन को बदलना पड़ेगा। उसमें लगभग 3 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जनता को इस समय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे देशों में लगभग 80-90 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। जी इंडिया में भी आ चुका है। जी इसलिए अभी इसकी स्पीड को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर एक समय पे बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी या बिस्तर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो कृपया करके मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और वैक्सीन अभी भी बहुत कारगर है। किसमें कारगर है? कि आपको बीमारी होने से बचाती है, इन्फेक्शन से नहीं बचाती है, जी बीमारी से बचाती है और आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, जैसे माइक्रोबायोल डिस्फंक्शन है, हार्ट फेलियर है, एआरडी है, इस सब। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ये सारी प्रूवन है कि कहीं ना कहीं डेथ से जरूर बचाती है, चाहे वो ओमिक्रॉन वायरस भी हो या कोई भी डेल्टा हो। तो डेथ का जो प्रोटेक्शन रेट है वो 95% है। तो इसलिए कृपया करके वैक्सीन जिनको नहीं लगी वो जरूर लगवाए। अब जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है वो लोग भी, और जो लोगों ने नहीं लगाए वो लोग भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर करें। जी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, हम भी लोगों से अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाए। लेकिन सवाल यहाँ पर, आपने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन आप पॉलिटिकल रैलियों को किस नजरिए से देखते हैं? लेकिन मैंने आपके पहले ही बोला है कि जितनी भी पॉलिटिकल रैलियां, जितनी राजनीतिक रैलियां, अच्छा चुनाव आने वाले, हमने देखा था डेल्टा में बंगाल का चुनाव हुआ था, उसकी वजह से देश फैली थी, लोगों को पैमान करना पड़ा। तो इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज है, चाहे धर्म आयोजन है, चाहे पब्लिक गैदरिंग्स है, धरना प्रदर्शन है, इनको अगले 3 महीने के लिए कम से कम बैन कर देना चाहिए। देश में धारा 144 लगानी चाहिए, अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। जितनी सारी जगह है उनमें लोगों की लिमिटेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि हम सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सतर्क नहीं रहे तो एक बार फैलना तेज हो गया है तो फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आग तेजी से लगती है उसी तरह फैलता है, डेल्टा से फैल रहा था और डेल्टा से 3-4 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कैसे हम को डिले कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, तो पक्की बात है, पहले बात सही। बट अगर हम एकदम सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे पहले बताया, तो हॉस्पिटल्स में बेड की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की कमी आ सकती है। अगर धीरे धीरे लोग बीमार पड़ेंगे तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। अन्य लोग वैक्सीन लगवाएंगे, उनके प्रॉब्लम नहीं, उनको अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो भी हम आसानी से इसको पार कर सकते हैं। तो हमें इस समय स्ट्रेटेजी से ध्यान रखना पड़ेगा, दिमागी काम से करना पड़ेगा, सरकार को भी और पब्लिक को भी। जी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, हमने जब दूसरी लहर आई थी तब भी देखा था कि महाराष्ट्र से होते हुए ही कई राज्यों में पहुंची थी, और अब फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट भी सबसे ज्यादा प्रभावी महाराष्ट्र में। तो क्या तीसरी लहर की आशंका जो थी वो कहीं ना कहीं अब क्या सच होती जा रही है? नहीं, तीसरी लहर तो आनी है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ जी इतने तेजी से चल रहा है। हमें देखना चाहिए अपने देश की बात नहीं करनी चाहिए, बाहर के जो दूसरे देश है, अमेरिका में केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेन में, डेनमार्क में, इंग्लैंड में, अब तक के हाईएस्ट केसेस से 93,000 चला गया। तो हमारे यहाँ पे केसेस 150 नहीं है, 150 नहीं है, केसेस तो बहुत ज्यादा है, अलग बढ़ेंगे। तो इसलिए तीसरी वेव आ रही है। तीसरी वेव को हम कैसे डिले कर सकते हैं, कैसे तीसरी वेव से जान माल की हानि को कम कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। कैसे का कर सकते हैं, कैसे इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, वो दो ही तरीके हैं कि वैक्सीनेशन। तीसरा है, दूसरा है सोशल क्या नाम है, हमें जो डिस्टेंस करनी है या कोविड अप्रोप्रिएट का पालन करना। जी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, हमने पहली और दूसरी लहर में देखा कि अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी थी और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं वेंटिलेटर की कमी, कहीं पर बेड्स की कमी। तो ऐसे में तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में कैसी तैयारी है, इसकी भी हम आपसे जवाब चाहेंगे।
देखिए डेल्टा के सामने हम लोग तैयार नहीं थे, जी। अनएक्सपेक्टेड था, पब्लिक भी तैयार थी, सरकार भी नहीं थी, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी बहुत कमजोर है। हम लोग अगर डेवलप कंट्री की बात करें उससे हम लोग बहुत कम खर्च करते हैं। हम जीडीपी पे लगभग 2 से 2.5% खर्च करते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लगभग 10 से 15% अपनी जीडीपी का खर्च करती है। उनके यहाँ हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्यादातर सरकारी तंत्र बहुत मजबूत है, प्राइवेट वहाँ पे बहुत कम पार्टनरशिप है। इंडिया में उल्टा है, प्राइवेट जो सपोर्ट है वो लगभग 70% है, लगभग 30% बेड जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तैयार नहीं थे। अब हाँ, हम सबको पता है, हम डेल्टा का भेज चुके हैं, तो अब ऑक्सीजन जो प्लांट है बहुत जगह लग चुके हैं, आईसीयू बेड्स हैं, नॉर्मल बेड्स बढ़ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ चुके हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी। और अब हमें ऐसी भी उम्मीद नहीं है कि जो ओमिक्रॉन है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन थोड़ा कम कर रहा है। इसलिए तैयारी पूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर एक समय में ज्यादा लोग पड़े तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारे पास जितने बेड्स हैं ना उतनी जनसंख्या को सपोर्ट लायक नहीं है। हमारे पास 135 करोड़ की आबादी है, जी। उसमें 70% जो आबादी है वो गाँव में रहती है। वो गाँव में अस्पताल और डॉक्टर बहुत कम है। उल्टा है, यहाँ पे 70% डॉक्टर जो है टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में लिमिटेड है, और ऐसे अस्पताल भी टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में है। और जो आबादी कहाँ थी, 70% गाँव में। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल मैनेज करना है, पैराडॉक्स है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना स्लो आए थर्ड वेव, जितना धीरे धीरे आए उतना अच्छा रहेगा, उतना हमें मैनेज करने की आसानी रहेगी। उसमें हमारा आपका सपोर्ट चाहिए। जी डॉक्टर डीके गुप्ता जी, डब्ल्यूएचओ ने अभी बयान दिया था कि करीब 90 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है, और ऐसों में उन्होंने कहा था कि एक मात हमें चैन तोड़नी पड़ेगी। तो क्या सिर्फ पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है तीसरी लहर को रोकने के लिए? नहीं, मैं पहले ही आपको बताया कि 90 देशों में ओमिक्रॉन ऑलरेडी फैल चुका है, उसका ड्यूरेशन टाइम 2 से 3 दिन है, तो बहुत तेजी से फैल रहा है। अगले 10-15 दिन में पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पक्की बात है। हमारे पास लगभग 200 कंट्रीज हैं, अगले 10-15 दिन में हर देश में फैलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण लॉकडाउन अब बिल्कुल सही तरीका ही है कि पूर्ण लॉकडाउन से बहुत सारी चीजें और अफेक्ट हो जाती हैं, लाइफ अफेक्ट होती है, इकोनॉमी अफेक्ट होती है। तो हमें तरीका ये चाहिए, हमें फास्टली लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। फास्टली लॉकडाउन में भी जो अननेसेसरी एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले बताया कि राजनीतिक रैलियां हैं, जी। धर्म आयोजन है, धरना प्रदर्शन है, जो शादियां हैं, इन सबको हमें बैन करना चाहिए। बाकी जो एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं उसमें कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करना चाहिए। सख्ती से सरकार जमीन की लेवल पे कोविड एप्रोप्रिएट का लोग पालन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड कराया जाए, चाहे कुछ भी कराया जाए, जेल भेजा जाए लोगों से, लेकिन हमें ये करवाना है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करें और सुपर स्प्रेडर ना आए। करना क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुपर स्प्रेडर बन के पूरे समाज में इस ओमिक्रॉन को फैला देंगे। अगर हम तीसरी बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन वैसे ही जरूरत नहीं। लॉकडाउन से अच्छा क्या है कि सरकार को क्या चाहिए कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना, जिनको नहीं जिनको लगवाए। और मैं जो डब्ल्यूएचओ से डिमांड करूंगा, ये जो बड़ी कंट्री है, G20 कंट्री है, G7 कंट्री है, उनसे डिमांड करूंगा, हम सब अपने देश पर फोकस कर रहे हैं, तो कोरोना की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को अपने देश में कंट्रोल करके आप वैक्सीन लगा के कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जो गरीब कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, जो अभी ओमिक्रॉन कहाँ से निकला, साउथ अफ्रीका से निकला, या ऐसे देश जहाँ पे वैक्सीनेशन पेनिट्रेशन बहुत कम हुआ, वैक्सीन लगाई नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन चलती रहेगी, वहां नए नए म्यूटेशन होते रहेंगे, और वो म्यूटेशन पूरी दुनिया में ट्रेवल करते रहेंगे और पूरी दुनिया में हाहाकार मचता रहेगा। तो अगर आपको कोविड से मुक्ति पानी है, कोविड को कंट्रोल करना है, तो हमें ग्लोबल कंट्रोल की बात सोचनी चाहिए। विश्व में हर देश में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, हर देश में 70-80% लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी इसको कंट्रोल कर पाएंगे। हम अपने अपने देश की बात करेंगे तो कभी कंट्रोल नहीं होगा। जैसे देखिए ना, इंग्लैंड ने वैक्सीनेशन को 50-60-70% ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी है, बट दोबारा नया ओमिक्रॉन आ गया, अब वहां पे हालत खराब हो गई है। ऐसे इंडिया में लगभग देखा हमने 85-86% लोगों को डोज लग चुकी है, बट ऐसे बहुत सारे देश हैं, 40 देश ऐसे हैं, उससे ज्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पे 10% लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है। तो वहां पे क्या है, वो लोग ऐसा है, वो एक ऐसा रेगिस्तान, ऐसा मैदान है जहाँ पे चेन ऑफ ट्रांसमिशन खूब तेजी से फैल रहा है और लोगों के अंदर इंफेक्शन फैल रहा है, और वहां पे चांसेस म्यूटेशन के हमेशा बने रहेंगे। तो इसलिए मैं ग्लोबल कंट्रोल की बात कर रही है, डब्ल्यूएचओ को भी इस प्रकार से। जी डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि एक तरफ लगातार देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट पैर पसार रहा है और दूसरी तरफ डेल्टा भी अभी बरकरार है, और ऐसे में तीसरी तरफ सर्दियां ने भी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों को और हमें भी सुझाव दें कि हम लोग कैसे राहत की सांस लें और कैसे अपना बचाव करें।
देखिए बिल्कुल सही बात है कि सर्दी में फ्लू का, स्वाइन फ्लू का लक्षण बढ़ जाता है, इन्फ्लुएंजा का लक्षण बढ़ जाता है। अपर से मतलब जो नाक कान लक्षण बढ़ जाते हैं, तो उनके सिम्टम्स भी और कोविड के सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं, तो डिफरेंशिएट करना काफी होता है। तो इसलिए मैं अक्सर ही सलाह दूंगा सबको कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक ILI, मतलब कि गले में खराश हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, जी या आपको बॉडी हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो आपको तुरंत कोविड की जांच करानी चाहिए। जब तक कि अनटेल प्रूव ना हो कि कोविड नेगेटिव है, तब तक कोविड माना चाहिए। आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, अपने आपको क्वारंटाइन कर लो, अपना टेस्ट कराओ, टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव होती है तो आइसोलेट करो, जरूरत पड़ती है डॉक्टर से करा लो तुरंत। और अदरवाइज क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कट जाएगा। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है, खास करके लक्षण देने के बारे में हम सबको बताना चाहिए कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जांच करना है। सरकार को भी टेस्टिंग ध्यान देना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। अगर कोई लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए, सभी लोगों को क्वारंटाइन करना है, तो उसके कॉन्टेक्ट में लोग आए उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए। जो पॉजिटिव लोग आते हैं उनको घर ही मिलते, अगर नहीं है। जी, डॉक्टर DK गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर और हमारे दर्शकों को कोरोना से बचाव के सुझाव देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि लगातार देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे, और इस बीच हमारे साथ जुड़े थे फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसी के अलावा आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया जो एम्स डायरेक्टरेट हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तैयारी करनी होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ हालत उतने खराब ना हो जितने UK में हुए थे, और हमें और डाटा की ज़रूरत है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत निगरानी रखने की ज़रूरत है और उसी के हिसाब से तैयारी भी करनी है। और वहीं देश भर में ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर अब 150 के पार पहुंच गए, और आंकड़ों के बढ़ने के साथ ही दिल्ली में कोविड बेडों और अलग अस्पतालों की तैयारी शुरू होगी। और इसी के साथ ख्याल आपका प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।